हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पेपर 1 में कैसे आप 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, कैसे सिलेबस को डीकोड करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम का पिलर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर होता है उस एग्ज़ाम का सिलेबस। आपके पास इस सिलेबस का प्रिंट आउट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, आप वहाँ पर इस सिलेबस को लगा सकते हैं ताकि आप बार बार इसको देखें और बार बार आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपके माइंड में स्टक होती रहें। तो सबसे पहले आप UGC नेट की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, NTA की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है सबके लिए। 82 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आपको पेपर देना है तो आपको पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है। पेपर 1 आपके लिए सेम होगा। तो लेट अस स्टार्ट। यूनिट 1 हमारा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टीचिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, यहाँ पर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और उसके बाद हमारा आ जाएगा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा आ जाएगा कि लर्नर के एडोलेसेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और एडल्ट के क्या होते हैं। एडल्ट जो लर्नर्स होते हैं वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे और एडोलेसेंट किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन दोनों में से पक्का आएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्वयं प्रभा एंड मूक। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से उठ के आते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट में, और ये जो आपका है स्वयं प्रभा एंड मूक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मान के चलिए और यहाँ पर लर्निंग इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन मान के चलिए। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए तैयार, ठीक है। तो इसका लास्ट 2 टॉपिक है हमारे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड ट्रेडिशनल मॉडर्न ICT बेस्ड। 3 तरह के हमारे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और इवैल्यूएशन सिस्टम, नॉर्म बेस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस, ये सारे इसके अंडर आएंगे। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आजकल न्यू आया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में CBCS। तो इसमें से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक क्वेश्चन पूरा और यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो गया टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो जैसा कि बोला गया है NTA UGC की तरफ से कि हर एक जो यूनिट है उसकी वेटेज है 4 to 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, जो PhD कर रहे हैं उनको रिसर्च के बारे में नॉलेज है काफ़ी। और इसके बाद आप जब UGC के बाद जब आपने PhD करनी है तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं क्लियर करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास रिसर्च की सारी नॉलेज हो जाएगी तो PhD में बहुत काम आएगी आपको। तो रिसर्च में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसमें एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि इन 3 पार्ट्स में से ही आएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च में 1 से 2 क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आएगा मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स में किस किस टाइप की रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च बहुत ही वास्ट है अपने आप में, बहुत सारी चीज़ें इसमें जैसे मेथड्स हो गया, टाइप्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंडर ही स्टडी करेंगे। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसिंग। फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसिंग में आ जाएगा APA स्टाइल, MPS MLA स्टाइल, शिकागो, ये सारे आजकल इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स की वायलेशन आजकल काफ़ी देखी गई है, तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं आपको, क्योंकि आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद तो आपको रिसर्च के एथिक्स पता होने चाहिए, आप थीसिस लिखोगे आपको पता होना चाहिए कैसे लिखनी है, तो ये सारी चीज़ें।
उसके बाद आ जाएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, तो उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे होंगे। आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के उस चारों 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है जैसा कि उस पैराग्राफ में आपको बोला होगा। ठीक है, आपने अपनी खुद की नॉलेज उसमें लगानी नहीं है, आपने जिस तरीके से पैसेज को पढ़ना है आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन में चीज़ ध्यान रखने वाली यही होती है कि आपने अपनी नॉलेज इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे आपको पैसेज बोल रहा है आपने एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, वैसे ही क्वेश्चन टिक करना है उसको समझ के। ठीक है, तो ये एक टिप है कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए। और दूसरा टिप ये है कि अगर आप रोज़ का एक आरसी लगाएंगे, रोज़ का एक कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ाम वाले दिन जहाँ पर आपको हाफ एन आवर लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, वहाँ पर आप इसको 15 मिनट्स में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपके मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट कर दूं, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। 1 से 2 क्वेश्चन। मीनिंग तो आपने पढ़ना ही है, मीनिंग में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप 2 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद अफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको एक सिचुएशन दे सकते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको ये चारों में से या 5 में से कौन से ऑप्शन सही लगते हैं। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन। आजकल आपने देखा होगा, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो क्लासरूम कम्युनिकेशन को टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ जोड़ के वो बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यूनिट में से वो एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन को लिंक कर सकता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बैरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैरियर से मस्ट है कि क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वन क्वेश्चन क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसको वो लिंक कर सकता है आईसीटी के साथ। आईसीटी के साथ लिंक करके आपको मास मीडिया के बारे में पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनली कौन से मास मीडिया यूज़ होते थे और मॉडर्न में क्या यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल यूनिट 5th है ये। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रीजनिंग, कितने टाइप्स की रीजनिंग होती है। रीजनिंग में आपको कैलेंडर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, ये सारी चीज़ें। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जो सिंपल बेसिक मैथ्स आपने 8th क्लास तक पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड तक जो बेसिक मैथ्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, ये सारे में से क्वेश्चन आएगा। तो डेफिनेटली हम इस चैनल पे इसके क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगी। मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगी मैथ्स एंड रीजनिंग के। आप चुटकियों में SI CI ये सारी चीज़ें चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मैं इस तरह के ट्रिक्स आपके साथ लेके आऊँगी, तो आपको इस चैनल के साथ बिल्कुल बने रहना है ऐसी ट्रिक्स के लिए। उसके बाद आपका है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपका आ जाएगा आर्ग्यूमेंट्स किस तरह के होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की क्या फॉर्म होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक क्वेश्चन आएगा फैलेसीज से। फैलेसीज होती हैं गलतियाँ, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फैलेसीज होती हैं गलतियाँ। ठीक है, तो सेंटेंस मेकिंग में कौन कौन सी फैलेसीज होती हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मूड्स एंड फिगर से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एंड स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजिज में आपको एक रिलेशनशिप देंगे, रिलेशनशिप के वो 4 ऑप्शंस देंगे, उसके आंसर के लिए 4 ऑप्शंस देंगे। आपको बताना है कि सेम रिलेशनशिप इन चारों ऑप्शंस में से किस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम्स मतलब सिलॉजिज्म। आर्ग्यूमेंट आपको 2-3 आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे, उसके बाद उसके कंक्लूजन दिए होंगे। आपको वेन डायग्राम के थ्रू ये बताना है कि क्या ये फॉलो कर रहे हैं कंक्लूजन को, क्या नहीं।
उसके बाद है आपका इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक थोड़ा सा टफ माना जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, जैसा कि सुनने में आया है अब तक कि इंडियन लॉजिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर एक लैंग्वेज की दिक्कत आ जाती है। ये थोड़ा सा टिपिकल संस्कृत वर्ड यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कुछ टफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो इंडियन लॉजिक बहुत ईजी है। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो मैं आपके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक्स लेके आऊँगी इंडियन लॉजिक को रिमेंबर करने के लिए, इंडियन लॉजिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये एक टेबल देंगे आपको। मोस्टली ये एक टेबल ही देते हैं, यूजीसी नेट में तो यही देखा गया है अब तक। एक टेबल दिया जाता है, उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। आपने कुछ चीज़ें सॉल्व करके उसके 4 ऑप्शंस में से आपने आंसर देने होते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन देखिए क्या है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो 5 क्वेश्चंस मतलब 10 मार्क्स। सो बच्चे 10 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं अगर आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक डीआई, इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन पावर है, अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस रोज़ करनी होगी। उसके बाद आ जाएगा आपका आईसीटी यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 आपका है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी से, फुल फॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा बेसिक्स इंटरनेट और इंटरनेट के क्या होते हैं, इसमें से वो पूछ सकते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के बारे में वो पूछ लेते हैं। और डिजिटल इनिशिएटिव क्या आए हैं हायर एजुकेशन में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हायर एजुकेशन में से भी बनता है और आईसीटी से भी बनता है। ये वाला जो टॉपिक है इसको वो हायर एजुकेशन के साथ लिंक करके पूछ सकते हैं, जो आपका 10th यूनिट है। उसके बाद आपका आ जाएगा आईसीटी एंड गवर्नेंस। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ही तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये भी बहुत बच्चों को टफ लगता है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट ये एक्चुअली इसका जो सिलेबस में दिया गया है, इसके टॉपिक्स ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसमें जो है लर्निंग पोर्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे अग्रीमेंट कब साइन हुआ और मिलीनियम डेवलपमेंट कितने गोल्स हैं, सारे गोल्स याद करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी वास्ट यूनिट है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन अगर हम इसकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करें और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखें कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, तो ये उसमें से आ जाएगा आपका मिलीनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम बोलते हैं एमडीजी एंड एसडीजी। इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इन्वायरमेंट के इश्यूज़ कौन से होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इशू है, क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा हमारे अग्रीमेंट भी साइन हुए हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज से एक से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद एनर्जी सोर्सेज से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज से पक्का आएगा। और इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पोल्यूटेंट्स की वजह से लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए पोल्यूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसा कि पिछले साल में इसने 2021 में भी देखा गया कि काफ़ी शिफ्ट्स में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि ये वाली जो बीमारी है, ये वाली जो डिसीज़ है वो किस पोल्यूटेंट से होती है। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो ये जो है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें लिख लीजिए, चाहे जो एक्ट हुए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में आया था। तो बहुत पेरिस एग्रीमेंट भी 2015 में आया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़नी है। इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, इसमें से हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन पूछ लें। तो इसलिए थोड़ी सी टफ भी लगती है ये यूनिट, क्योंकि लर्निंग पोर्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं बिल्कुल आपके टू द पॉइंट नोट्स आपके लिए लेके आऊँगी इस यूनिट के लिए, प्लस क्वेश्चन आंसर्स। और उसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट यूनिट, जो है हायर एजुकेशन। देखिए इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपने जाना है हायर एजुकेशन में।
तो आपको हायर एजुकेशन के बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आ जाएगा कि एंशियंट इंडिया और इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंशियंट इंडिया में कैसे थे। तो जैसे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, और उसमें से पढ़ के जो विद्वान हुए हैं उन सभी के बारे में वो पूछ सकते हैं। आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हायर लर्निंग और रिसर्च का कैसे एवोल्यूशन हुआ ये। तो बच्चे यहाँ पर कुछ कमीशन आए थे, यहाँ पर भी हायर एजुकेशन भी थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है क्योंकि यहाँ पर भी लर्निंग पोर्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको कमीशंस की डेट्स, ठीक है, डेट्स, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपको कमीशंस की डेट्स और उसका एवोल्यूशन, उसका किसकी चेयरमैन के अंडर वो हुआ था, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कैसे होते हैं। तो डिजिटल इनिशिएटिव वो यहाँ पर भी पूछ सकता है। डिजिटल इनिशिएटिव मतलब जो हमने आईसीटी में देखा था, इस यूनिट को वो आईसीटी के साथ लिंक करके पूछ सकता है। मतलब ये जो टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव वाला, ये दोनों यूनिट्स में से आ सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन, यहाँ पर ये देखिए कुछ पार्ट आ गया हमारा पीडीई का, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का। और यहाँ पर लास्ट में कुछ पार्ट जो है वो पॉलिटिकल का पूछ लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, राज्यसभा लोकसभा, तो 1-2 बारी क्वेश्चन ऐसे आ गए। तो ये थोड़ा सा एस्पेक्ट यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी है, तो यहाँ पर गवर्नेंस के बारे में भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। और एक बात और नीचे नोट में लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चंस आते हैं हर यूनिट से। देखिए ऐसा बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने ये मान के बिल्कुल नहीं चलना है कि हर यूनिट का जो वेटेज होगा वो 5 क्वेश्चंस है, क्योंकि जैसा कि 2021 के पेपर में देखा गया है कि एक यूनिट को वो दूसरी यूनिट के साथ लिंक करके पूछ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अब बताया भी। तो ऐसा बिल्कुल आपने इस बात पे रिलाई करके बिल्कुल नहीं चलना है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो किसी भी यूनिट की इंपॉर्टेंस कम या ज़्यादा नहीं रखनी है, इस बात का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर नीचे हो सकती है गिनती। अगर पेपर का लेवल जो है वो टफ डालेंगे तो वो इजी यूनिट से क्वेश्चंस कम डालेंगे, इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसका सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तो वो प्लीज़ निकलवा के रख लीजिए। और मैं आपके साथ ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी हमेशा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।